हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है पीरियोडिक टेबल के बारे में। अगर आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया नहीं है पीरियोडिक टेबल के बारे में तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट में आपको एस्टेट टीजीटी साइंस की मिलेगी पीरियोडिक टेबल का जो कंप्लीट ओवरव्यू है स्टार्टिंग से। आप वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। और दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर केवीएस स्टूडेंट, क्योंकि उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बात करेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे। केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप पहले आई रिकमेंड कि आप वो वीडियो जाके देख लो ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं बच्चों, और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले उसे देखें, फिर उसके बाद यहाँ पे आए। जैसे कि उसमें हमने पहले वाली वीडियो में या पहले जो हमारे 9th और 10th में हमने कंसेप्ट क्लियर किया है पीरियोडिक टेबल को लेके, वो क्या है कि पीरियोडिक टेबल किसने डिस्कवर की थी, एंटी लुइजर। और इनका जो भी एक ट्रेंड आया था कि फिर ट्राइड डिस्कवर हुए थे, ऑक्टेव रूल डिस्कवर हुआ था, तो वो आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे क्या क्या डिस्कवर हुआ था। बाकी इस चैप्टर के कंप्लीट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे पॉइंट्स जो जो मेन इम्पोर्टेंट है। देखो, इन्होंने कहा है इन 1800 जो डिस्कवर्ड हुए थे वो 31 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, ठीक है। उसके बाद इन 1865 कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं? 63, अराउंड डबल्ड हो चुके थे, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट है 114 एलिमेंट्स जो प्रेजेंट अभी जो डिस्कवर्ड हुए हैं वो हैं, ठीक है। अब हमें इसमें पता होना चाहिए कि हमें क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई एलिमेंट्स को। अब आपको पता है अगर आपको सिर्फ 31 एलिमेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, अगर आपको सिर्फ 31 एलिमेंट्स पढ़ने हैं तो कहीं ना कहीं आप इनको पढ़ पाओगे। अगर आप इनको क्लासिफाई नहीं करते, अरेंज नहीं करते, तो भी आप थोड़े बहुत इनको मैनेज कर पाओगे। लेकिन अब आपके सामने आ गए हैं 114 एलिमेंट्स, तो कहीं ना कहीं आपको इनको अरेंज करना पड़ेगा ताकि इनकी किसी न किसी प्रॉपर्टीज़ को लेके आपको अरेंज करना पड़ेगा ताकि आप इनको अच्छे से पढ़ पाए। इसलिए इसको क्लासिफिकेशन करने की नीड आई थी। बाकी दिस इज़ नॉट यूज़फुल फॉर यू बिकॉज ये ऐसे डीपली पढ़ाना ये इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे +1 में हैं उनको समझ में आने के लिए डीपली पढ़ाया जाता है। बाकी हमें जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है केवीएस के लिए, वो हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो क्लासिफिकेशन की गई है एलिमेंट्स की वो ग्रुप में एंड पीरियड में की गई है। भाई पीरियोडिक लॉ बोला यहाँ पे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। और जो हमारे फर्स्ट जर्मन केमिस्ट जॉन डॉब्रेनर है, जिन्होंने 1800 में क्या कहा था, आइडिया दिया था टू एनकाउंटर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। बाय 1829 ही नोटेड दैट, उन्होंने 1829 में क्या किया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट ट्राइड्स। इन्होंने ट्राइड्स दिया था। और ये ट्राइड्स क्या था या ऑक्टेव रूल क्या था, ये आप हमारी उस वीडियो में जाके आई रिकमेंड वही करूँगी। मैं ये सिर्फ जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे पहले वाली वीडियो को इसमें कंसिडर करके, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ये है भाई ट्राइड वाला जो कंसेप्ट दिया था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये टीजीटी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि टीजीटी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, पीजीटी वालों के लिए नहीं है। अब इन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड्स में क्या दिया हुआ है कि ये जो इन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था ये कुछ ही एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल था भाई, ठीक है, और फ्यू एलिमेंट्स की। उसके बाद ये जो 3 वाला जो दिया था ना इन्होंने एटॉमिक वेट का, तो वो आगे जाके फेल हो गया था, इसलिए ये उनके आगे इनको कंसिडर नहीं किया गया। फिर आया था न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, जो था every 8 एलिमेंट इज रिजेंबल टू फर्स्ट एलिमेंट। तो ये रूल भी कुछ हद के बाद फेल हो गया था। सेम लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये दिया था भाई हमारे न्यूलैंड इन 1865। और इन्होंने भी क्या है,
ये जो भी जितने भी साइंटिस्ट आ रहे थे ना भाई, ये अरेंज कर रहे थे एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। तो जो हम हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड है। एक ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। देखो जैसे इन्होंने बताया कि एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। जो 3.2 टेबल मैंने अभी दिखाई थी आपको वही है बस। इन्होंने कहा है कि जो सारे गामा पा वाला रूल है, ये 8 कुछ होते हैं, वो म्यूज़िक के साथ भी इन्होंने इसको कंपेयर किया है। टीजीटी वाले देख रहे तो इम्पोर्टेंट है उनके लिए, थोड़ा थोड़ा मैं जैसे बता रही हूँ ये। तो ये जो रूल था भाई ये कहाँ तक है अगर पूछा जाए तो अप टू कैल्शियम रहा था न्यूलैंड लॉ ऑफ रूल। ये इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे। अब आ गया पीरियोडिक लॉ, ठीक है। और ये है मेंडलीव और जर्मन मेयर, ये भाई इन्होंने आपस में हेल्प की थी, लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से हम इनको कंसिडर करते हैं मोस्टली। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है भाई? प्रपोज दैट अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। इन्होंने भी एटॉमिक वेट के बारे में ही बताया। और पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने कंसीडर पॉजिटिव पॉइंट दिए हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो मेंडलीव है भाई वही उसने ही अरेंज किया था हॉरिजेंटल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे उन्होंने। हॉरिजेंटल रो ऐसे एंड वर्टिकल कॉलम ऐसे, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि इंक्रीजिंग atomic weight in such a way that element with similar properties occupy the same vertical column or group। इन्होंने कहा है कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो सेम, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम वर्टिकल, और वो अपने वर्टिकल जो सेम है उनको वर्टिकल में रखा जाए, जो वैसे सेम है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट तो उनको ग्रुप में रखा जाए। ऐसे इन्हें क्लासिफाइड किया था, ठीक है। और जो मेन और इम्पोर्टेंट है इसमें क्या है ये, ओके इन्होंने भी क्या क्या कहा भाई, इन्होंने ये जो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बारे में बात किया। थिंकिंग दैट एटॉमिक मेजरमेंट माइट बी इनकरेक्ट एंड प्लेस द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर। इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को टुगेदर कर दिया था। जैसे कि आपको पता है फॉर एग्जांपल जो आयोडीन है विद लोअर एटॉमिक वेट देन दैट ऑफ टेलेरियम। इन्होंने क्या किया कि जो एटॉमिक वेट था ना, इन्होंने क्या कर दिया कि कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट ज़्यादा था उनको तो इन्होंने आगे रख दिया और जिनका कम था वो पीछे रख दिया। तो एक ये थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में अच्छे से क्लासीफाई नहीं हो पाया, तो सेम इन्होंने ये एक गलती की थी। लेकिन इन्होंने कुछ अच्छा भी किया था भाई। इन्होंने क्या अच्छा किया था, इन्होंने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ दिए थे। ही लेफ्ट द गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड गैप अंडर सिलिकॉन। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के एल्यूमिनियम एंड गैप अंडर सिलिकॉन के अंदर गैप छोड़ दिए थे, जिसका नाम दिया था इसने एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन। और जो गैलियम एंड जर्मेनियम थे वे भी अननोन थे, लेकिन इनकी पीरियोडिक टेबल में इन्होंने जगह छोड़ दी थी भाई। ये इन्होंने अच्छा काम किया था और इनके लिए अभी भी इनको प्रेज किया जाता है भाई। अब देखो ये जो मैंने बताया था, जो ये है इन्होंने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है ये, ठीक है। इन्होंने ऐसे इनको डिवाइड किया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में, लेकिन इन्होंने स्पेस भी छोड़ा था जो डिस्कवर नहीं हुए। देखो इन्होंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं वहाँ पे इन्होंने स्पेस कर दिया है। अब हम जो पढ़ते हैं भाई, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से भी, वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब आपको पता है इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चंस आएंगे कि लेफ़्ट टू राइट
एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। आपको सिर्फ इसमें यही कंसेप्ट क्लियर करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं आपको। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ थी, ये टेबल थी, ये हेनरी मोजले ने दी थी भाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रा जो होता है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने देखा कि जो ग्राफ इन्होंने प्लॉट किया ना फ्रीक्वेंसी के बीच में और जो हमारा एटॉमिक नंबर के बीच में, तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। इन्होंने देखा, ग्राफ दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, आई थिंक नहीं दिया हुआ। इन्होंने देखा भाई, इन्होंने जब ये देखा तो इन्होंने देखा फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर, तो इन्होंने देखा कि स्ट्रेट ग्राफ आया। लेकिन जब इन्होंने एटॉमिक वेट के साथ किया, एटॉमिक वेट के साथ किया इन्होंने, तो देखा इन्होंने फ्लक्चुएशंस ही हुई। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कंसीडर कर लिया कि भाई अब जो अरेंज करने हैं हमें, वो हमें एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करने हैं, ना कि एटॉमिक मास पे। तो ये इसकी खास बात थी। तो पीरियोडिक लॉ बोला गया है इन्होंने, तो इन्होंने कहा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इन्होंने पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इसलिए बोला गया है भाई, इन्होंने ऐसे अरेंज किया है कि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो ये रखेंगे ग्रुप में या पीरियड में, वो रिजेंबल करेंगे एक दूसरे से। तो देखो अभी कैसे पीरियोडिक लॉ क्या है भाई, reveal that 94 naturally occurring elements, neodymium and plutonium, like actinium and protoactinium, also found in peach blend and oropharyngium। ये आप ओरोफ्यूरेनियम के कर लो भाई, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज होता है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, इन ए न्यूट्रल एटम्स। सो आपने देखा है क्वांटम नंबर हमने पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया है, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर का ही इससे यहाँ पे आगे हम नोमेनक्लेचर और जो आगे का है वो हमें पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम ये यहाँ पे कर पाएंगे डिस्कस अच्छे से। अब इन्होंने जो बताया है ये देखो, इन्होंने एक और दिया है ए मॉडर्न वर्जन जो है हमारा, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो भाई लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जहाँ पे हॉरिजेंटल रो को बोला गया है पीरियड, इनको बोला गया है भाई पीरियड पीरियोडिक टेबल में, और जो वर्टिकल है उनको बोला गया है ग्रुप। हम आगे पीरियोडिक टेबल में देखेंगे फिर कैसे ग्रुप बोला गया है और कैसे क्या, ठीक है। और एलिमेंट जिनकी सिमिलर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो एटम्स और अरेंज किए जाएंगे वर्टिकल कॉलम्स में, जिनकी सेम है उनको तो कॉलम्स में ऐसे प्लेस किया जाएगा, और ग्रुप और फैमिलीज बोला जाएगा। ये नॉर्मल है भाई। लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, तो उनके लिए एक उनको नाम देने के लिए, मतलब डिस्कवर हो चुके हैं लेकिन वो इतने लोगों ने मिलके किए हैं कि पहले तो बोला जाता था कि अपने ऊपर, अपने नाम के ऊपर आप रख सकते हो एलिमेंट्स का नाम, लेकिन अब सब कहने लगे कि भाई मेरा भी, तो आईयूपीएक नेम रखा गया है उनका। तो आईयूपीएक नेम कैसे रखा गया है वो देखना, आईयूपीएक नेम हम देखेंगे कैसे उन्होंने रखा है। बाकी ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो देर आर 7 पीरियड्स, 7 पीरियड्स है आपको पता है। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट। जो फर्स्ट पीरियड है भाई वो 2 एलिमेंट्स कंटेन करता है। जो देखो ये जो है ना हाइड्रोजन और हीलियम, ये फर्स्ट पीरियड में है, तो ये 2 एलिमेंट है। ये देखो ये ट्रेंड ऐसे ही है, 2 8 8 18 32 एलिमेंट्स। तो ये आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए 2 8 18। अगर फर्स्ट आपसे पूछा गया फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है 2, सेकंड में कितने हैं 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18 और सिक्स में 32, सेवन्थ में 32। तो आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नॉमेनक्लेचर जो भाई अगर 100 से अबो हैं तो हम उनका कैसे करेंगे, वो क्लासीफाई किया गया है यहाँ पे। अच्छा,
अभी आप एक बार ये देख लेना। चलो ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये रिवर्स ही हो गई भाई, ये आगे पढ़ा दूँगी मैं आपको कैसे। पीरियोडिक टेबल तो यहाँ से रिवर्स ही हो गई। चलो ये आगे मैं आपको बता दूँगी लास्ट में, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। अब इन्होंने कैसे भाई ये टेबल दी हुई है, इन्होंने कहा है अगर डिजिट 0 है तो आप क्या लगाओगे, नील लगाओगे, ठीक है, और एब्रीवेशन यूज़ करोगे आप उसकी जगह एन। अगर आपके पास डिजिट 1 है तो आप लिखोगे अन और एब्रीवेशन यू। बाय, ट्राई, क्वाड, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ओक्टा, ओक्ट, एन। तो ये कैसे लिखा है ये देखो। अगर 101 एलिमेंट एटॉमिक नंबर है हमारा, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे भाई, 1 के लिखा इन्होंने अन, ठीक है, नहीं चल रहा क्या यहाँ पे, ठीक है। 1 के लिए लिखा इन्होंने यू एन एन, और 0 के लिखा इन्होंने नील, और फिर 1 के लिखा इन्होंने यू एन। तो ये 101 के लिए इन्होंने लिखा यू एन यू सिंबल, लेकिन बाद में डिस्कवर हो गया था मेंडलीव। सेम आप देख सकते हो किसी की भी एलिमेंट के लिए, जैसे 1113 है, 1113 इसके लिए इन्होंने लिखा अन, फिर 1 के लिए फिर एन लिखा, फिर 3 के लिए ट्राई लिखा, और फिर यू एम लगा दिया, लास्ट में यू एम लगा दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था भाई। अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती आपको तो ये दिक्कत हो सकती है। कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से सीख लो, क्या होती है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो इन जो हमने पहले वाली यूनिट में पढ़ा था कि जो एटम कैरेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, मतलब एन जो हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर, वो डिफाइन करेगा लेवल नोन एज सेल। वो सेल की लेवल डिवाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ सेल है। सो वी हैव ऑल्सो डिसाइडेड दैट अबाउट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट सब सेल ऑल्सो रेफर्ड। जो सब सेल हैं वो भाई ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग रेफर्ड की है, जैसे एस ऑर्बिटल, पी, डी, एफ, ऐसे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स क्या है भाई, ये क्या है, जो एन है आउटर मोस्ट और वैलेंस सेल इन ऑर्डर टू सक्सेसिव पीरियड इन पीरियोडिक टेबल इज एसोसिएटेड विद द फिलिंग द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल एनर्जी एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2। जो हमारा एन की वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, उसके अकॉर्डिंग देखो, इट कैन बी seen that number of element in each period is twice the number of atomic orbital। तो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे भाई, ट्वाइस होंगे, दुगने होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग। अब आप इसमें देख लेना, जैसे आपने देखा, देखो फर्स्ट पीरियड क्या है भाई, n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। पीरियड में n इज इक्वल टू 1 है, स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ लोवेस्ट लेवल 1s एंड देयरफॉर हैज 2 एलिमेंट हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब क्या है भाई, फर्स्ट में क्या है, n इज इक्वल टू 1 है, और ये इसमें आप देखोगे क्योंकि n इज इक्वल टू 1 क्यों है, क्योंकि जो ns की रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है भाई, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 1 है ना, और इसमें एटॉमिक नंबर किस में जा रहा है 1 में। सेम हीलियम के लिए भी n इसका क्या है, रिप्रेजेंटिव है, और इसका n क्या है हमारे 1 है, और एटॉमिक जो सब सेल में जा रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख लो आप इनकी, जैसे बेरिलियम हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन एंड हैज़ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। तो जो इसका नेक्स्ट, अच्छा रुको, यस ये सही है, हाँ। तो आपको बस यही देखना है कि जो नंबर ऑफ ns में n कितना नंबर है, तो n फर्स्ट के लिए 1 है भाई, सेकंड के लिए 2 है, थर्ड के लिए 3 है, ऐसे ही इंक्रीज होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू सब सेल। अभी देखो यहाँ पे, अब स्कैंडिनम से देखो, फ्रॉम स्कैंडिनम जेड इज इक्वल टू 21 हो गया, एटॉमिक नंबर कितना होगा स्कैंडिनम का 21 हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी भाई, 3D14S2। अब आपने देखा है 3D14S2 क्यों आई है, क्योंकि इसमें आगे क्या लगा देते हैं, आर्गन लगा देते हैं 18, और फिर क्या हो जाते हैं
18, 19, 20 और ये 21 हो गया। 3D ऑर्बिटल आर फिल्ड एट जिंक जेड इज इक्वल टू 30 विद इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 3d10 4s2। अब इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है भाई, 3d10 4s2 है इसकी। सो फोर्थ पीरियड एट क्रिप्टोन विद द फिलिंग अप टू 4p। अब इसमें फोर्थ पीरियड आ गया तो क्या आएगा, 4p तक होगा। ऐसे ऐसे इसमें बढ़ते चले जाएंगे एटॉमिक नंबर, एन की वैल्यू देखनी है आपको इनमें, ठीक है। जैसे इसमें 4 है ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे। अब ये सीरीज एक्टोनोइड आ गई भाई। अच्छा ये मैंने उसमें करा ही नहीं आपको, लेकिन आपको तो वैसे पता है ना। देखो जो हमारे यहाँ पे देख लो एक बार, ऐसे हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है भाई, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है और ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। और जो यहाँ पे है वो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट है, जिनको लैंथेनोइड और एक्टेनोइड्स बोला जाता है। ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, और क्योंकि ये ब्रिज का जैसे का फॉर्म करते हैं यहाँ पे। और ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। अब आपको बस इतना पता होना चाहिए, बाकी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपने देखा है कि SPDF में भी आपको पता है कि कौन सी सब सेल में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा सब सेल्स में जाएंगे। अब देखो, अब वो जो प्रिंसिपल था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन एट ऑफ एटम प्रोवाइड ए थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। SPDF हमने देखा है भाई। SPDF में आप देखोगे, देखो अच्छा यहाँ से देखो, फर्स्ट है लिथियम एस में जा रहा है, ठीक है। फिर है सोडियम पी में जा रहा है। अब देखो कि पहले तो एस में जाएगा 3s में, लेकिन लास्ट जो जाएगा वो 3p में जाएगा। फिर डी वाला नहीं आया है यहाँ पे, यस यहाँ पे आ गया है 37 पे डी। और फिर एफ वाला भी यहाँ पे आ गया है आई थिंक, अच्छा नहीं आया। तो इसके अकॉर्डिंग है एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। अब हम ब्लॉक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और इनको आप अलग अलग पढ़ना चाहते हो ना तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इनको अलग अलग भी पढ़ा सकती हूँ SPDF को, ताकि आपको अच्छे से याद हो। अब आपने देखा है इंपॉर्टेंट यहाँ से देखो, जो अगर पूछा जाए ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल बोला जाता है। ग्रुप सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। और देखो ये आ गए, अब भी अच्छे से अब देखेंगे। ये हमारे भाई एक हाइड्रोजन है, जिस एक्सेप्शंस हमारी पीरियोडिक टेबल में होंगे। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, हीलियम एक्सेप्शन है। क्यों है भाई, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं ग्रुप में एस से भी बिलोंग करता है ये, और ये पी की भी प्रॉपर्टीज शो कराता है, मेटल से कराता है आई थिंक, यस। तो इसको अलग से कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन एस ब्लॉक जो एलिमेंट है उनको अल्कलाइल और अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला गया है। और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है भाई, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं पहले जैसे कॉन्फ़िगरेशन हो गई 4s2 3s2 लगा लो, ठीक है 3s2 है, तो ये जा रहा है फिर 4d में। तो ये इस टाइप से जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनको बोला गया है। आपके लिए इतना ही ज़रूरी है। पी ब्लॉक एलिमेंट आपको जैसे पता है, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ओह सॉरी, ओके ओके। पी ब्लॉक एलिमेंट भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट में अब आप देखो जो नंबर ऑफ मेटल्स हैं वो हमारे इस साइड ज़्यादा है, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें मोस्टली हमारे मेटलॉइड्स हैं और नॉन मेटल्स हैं। मेटलॉइड्स कम है, नॉन मेटल्स ज़्यादा है। ये जिगजैग जो मोशन में है इसमें आपको पता होगा, ये इस साइड वाले मेटलॉइड्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। लैंथेनोइड एक्टेनोइड्स ये भाई आ गए हैं, जो कि हमारी सीरीज़ के यहीं के हैं लैंथेनोइड एक्टेनोइड्स, लेकिन इनको यहाँ पे ना रख के इनको अलग उसमें रखा गया है एफ ब्लॉक एलिमेंट में। एस ब्लॉक एलिमेंट ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बता रहे हैं भाई। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में आपने क्या क्या देखा है, देखो दे ऑल आर रिएक्टिव एलिमेंट। मैंने बताया है कि ये मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं विद लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी भाई वो लो होगी और ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि दे लूज़ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जो ये क्या करेंगे भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि ये ईजिली अपना जो इनके पास 1
या 2 है, ठीक है, आयन, तो ये क्या करेंगे रेडली टू फॉर्म 1 पॉजिटिव आयन, तो ये ईजिली लूज कर देंगे। और 2+ आयन जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के हैं, मेटल करेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। लेकिन जो मेटेलिक करेक्टर है भाई वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे फाउंड इन नेचर। द कंपाउंड एलिमेंट विद एक्सेप्शन ऑफ दोज लिथियम एंड बेरियम आर प्रीडोमिनेंटली आयनिक। देखो अब इन्होंने क्या बोला है, अब मैं आपको दिखाती हूँ इन्होंने क्या बोला है। अब एक बार हम इसको रिमूव कर लेते हैं। देखो इन्होंने बोला है जो एस ब्लॉक एलिमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि डाउन द जो ग्रुप है वो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा। तो अगर इस साइड इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली इस साइड डिक्रीज होगा हमारा जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। और आपको ये कैसे याद करना है, जैसे मैंने आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल में है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, तो मेटल्स हैं तो आप ये देखो मैंने बताया ना इस साइड वाले सारे मेटल हैं, इस साइड वाले सारे मेटल्स हैं, तो इस साइड वाले सारे मेटल्स हैं तो ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टीज़ अगर इस साइड से लेफ़्ट से हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा मेटेलिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज़ होगा। बस ये याद रखना है, यही इंक्रीज डिक्रीजिंग का ट्रेंड ही याद रखना है। अब आगे पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से हैं भाई 13 to 18 है। और जो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है इनको, और मेन ग्रुप एलिमेंट बोला जाता है भाई एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को, आपको ये पता होना चाहिए। और क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई NS NP और NS to NP6 तक वेरी करती है, मतलब इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो P की 6 तक जा सकती है। अब आपने देखा इसमें नोबल गैस भी है हमारी पीरियोडिक टेबल में, और नोबल गैस क्या है भाई, नोबल गैस एक्चुअली क्या है कि वो स्टेबल है क्योंकि उसमें फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है और वो चाहेगी नहीं कि वो लूज़ करे, वो स्टेबल है, वो अपनी स्टेबल फॉर्म में रहना चाहेगी। सो नोबल गैस क्या है भाई लो केमिकल रिएक्टिव है, ये केमिकली इतनी एक्टिव नहीं है। और क्या दिया गया है इन्होंने कि जो नोबल गैस है वो नॉन मेटल्स हैं। यस मैंने आपको बताया है कि जो अबूदा पी ब्लॉक मोस्टली क्या है नॉन मेटल है। दे आर हेलोजन ग्रुप है भाई इसमें जिन एंड द चालकोजन्स ग्रुप 16। अब ये नाम आपको याद रखना चाहिए कि हेलोजन सेंट्रिन ग्रुप को बोलते हैं और चालकोन आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें जो इन्होंने बताया है वो देखो, एलिमेंट हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज एंड रेडली एड 1 और 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट टू अटेन द स्टेबल। अब ये क्या है भाई, ये नोबल, ये इनकी जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे ना कि देना, क्योंकि लेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेंगे जिससे क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे ये भी। सो नॉन मेटिकल करेक्टर इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो मैंने आपको बताया है कि जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है इनका, क्योंकि ये नॉन मेटल हमारे लेफ्ट में ही मिलते हैं हमें, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर पूछा जाए, मेटेलिक तो क्या होगा डिक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली इसका रिवर्स होगा। और डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर ये जो मैंने अभी बताया वही है। अब आगे डी ब्लॉक एलिमेंट जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं और ये है ग्रुप 3 to 12। और इनकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो भाई ये N-1 D 1/10 NS12 एक्सेप्ट ऑफ PD, एक्सेप्शन है ये, इस जो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है 4D10 है। दे ऑल आर मेटल, ये मेटल है भाई डी ब्लॉक का। द मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयन, ये मोस्टली कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं भाई। और इनकी क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी भाई, पैरामैग्नेटिज्म होंगे एंड ऑफनली यूज्ड एज ए कैटलिस्ट यूज़ किए जाएंगे। जैसे भाई जिंक भी कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, और मरकरी भी विच है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये है। और ये क्या शो नहीं करते, डोंट शो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ज़्यादा नहीं शो करते। इन वे ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म में ब्रिज बनाता है भाई ट्रांजिशन एलिमेंट, आपको पता होना चाहिए।
active metal of S block element and the less active element of group 13 14 and thus take their familiar name transition element. ब्रिज बनाता है इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट. अब आगे F ब्लॉक एलिमेंट. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है भाई F ब्लॉक एलिमेंट को, क्योंकि इनकी जो सेल हैं वो बाद में फील्ड होती है, इनरली फील होती है. अब देखो जो बॉटम पे था वही था लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड. ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप तो भाई वही बात है पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उन्हें समझाएं अच्छे से कि भाई ये लेंथेनॉइड है, ये एक्टेनॉइड्स हैं. और आपके लिए तो आपको पता है एब्लोइक एलिमेंट को किन क्यों बोला जाता है. दे ऑल आर मेटल्स हैं भाई, ये सारे मेटल्स आपको पता होना चाहिए. प्रॉपर्टीज़ हैं मोस्टली जो आपको पता होना चाहिए. और ये एक्टेनॉइड्स एलिमेंट हैं, ये रेडियो एक्टिव भी हैं भाई. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाओ, बहुत ही लेंथी हो जाएगी वीडियो मेरे हिसाब से ऐसे तो. अब मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स आपको मैंने पहले कराया हुआ है, मेटल एंड नॉन मेटलॉइड्स की. आप जाके हमारी एस्टेट वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर लें, SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स. उसमें मेटल एंड नॉन मेटलॉइड्स भी मैंने आपको बता दिया है. 78% हमारे क्या हैं भाई मेटल्स हैं, 78% हमारे मेटल हैं. और जो लेफ्ट टू राइट मैंने बताया था मेटेलिक कैरेक्टर मेटल्स क्या है डिक्रीज़ होंगे और डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होंगे. जो अब आप देखोगे मरकरी है एक्सेप्शन है भाई, ठीक है. गैलियम एंड सीजियम इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है, और जो मेटल्स होते हैं उनका मोस्टली जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है. और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ चुके हैं भाई, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. तो मैं रिकमेंड करूँगी इसके लिए प्लीज़ आप जाके वो वीडियो देखें, क्योंकि हम इस पे अपना ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करने वाले, क्योंकि हम आ रहे हैं ट्रेंड पे. अच्छा पीरियोडिक ट्रेंड आ गया हम यहाँ पे, पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़. अब आप देखो विद इन ए पीरियड chemical reactivity tend to be high in group 1 metal, lower in element toward the middle of table and increase to maximum in group 17. अब इन्होंने कहा है कि जब केमिकल रिएक्टिव जो एलिमेंट हैं आप देखोगे कि जो ग्रुप 1 के हैं वो कम रिएक्टिव हैं भाई. हालांकि अगर आप ग्रुप 17 की तरफ जाओगे तो वो क्या हो जाएगी, जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी अप टू ग्रुप 17. और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट रिएक्टिविटी इंक्रीज और मूविंग डाउन द ग्रुप जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. वेयर एज विद इन ग्रुप ऑफ नॉन मेटल से हैलोजन रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप. मतलब ये अलग अलग की आ गई फिर ग्रुप वाली है जो हमें नहीं पढ़नी, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा 12th में है तो उसके अकॉर्डिंग है ये. ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है फिजिकल में, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, एनर्जी, एटमोजेशन, सो पीरियोडिक वेरिएशन, और ये हम यहाँ पे देखेंगे. एटॉमिक रेडियस देखो, अब आपको पता है जो एटॉमिक रेडियस है वो हमारी देखो यहाँ पे आएगी, कहाँ है, डायरेक्ट नहीं दी हुई क्या, ओके ये रही. देखो विद इन द पीरियड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम वैलेंस सेल. अब क्या होता है भाई, जब पीरियड में जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम सेल में फील होगा, ठीक है, सेम सेल में फील होगा इलेक्ट्रॉन हमारा. तो क्या होगा भाई, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. अब सेम फील्ड में या न्यूक्लियर चार्ज है भाई तो इंक्रीज़ हो जाएगा ना, ये इनको ज़्यादा होल्ड करके रखेगा हमारा न्यूक्लियर. एटॉमिक नंबर इंक्रीज रिजल्टिंग इन द इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और विद इन फैमिली और वर्टिकल कॉलम पीरियोडिक टेबल. अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो जाएगी, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो ठीक है. सेम इसमें बस इतना ही है. और जो नोबल गैस की उन्होंने नहीं बताई हुई है भाई कोई भी कॉन्फ़िगरेशन. आयनिक रेडियस क्या होती है भाई, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल. अब आप देखोगे अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या हो रहे हैं कि उनकी टेंडेंसी बढ़ रही है, वो इलेक्ट्रॉन लेके वो स्टेबल होंगे, ठीक है. इलेक्ट्रॉन
वो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होंगे, ना कि वो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे। तो ये देखो आप कि अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कटायन बनेगा, और गेन होगा तो अनायन बनेगा। आयनिक रेडियस क्या होगी भाई, मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन। ठीक है, अब ग्रुप में नहीं बताया हुआ इन्होंने, ठीक है, अब हम पढ़ ही लेते हैं इसको। अब आपने देखा है कि a cation is smaller than its parent atom because it has fewer electron, its nuclear charge remains the same. The size of an atom will be larger than that of parent atom because the addition of one or more electron would result in increased repulsion among the electron and a decrease in effective nuclear charge. अच्छा, ये देखो भाई, अब इन्होंने कैसे ले लिया, जैसे हाइड्रोजन ले लिया, फ्लोरीन नेगेटिव ले लिया, और इन्होंने Na पॉजिटिव ले लिया। इनका एटॉमिक जो नंबर है वो तो सेम है, 10 है। तो ये क्या सेम प्रॉपर्टी शो कराएंगे? नहीं भाई, ये डिफरेंट शो कराएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेंडेंसी है फ्लोरीन की वो ज़्यादा है अट्रैक्ट करने की, इसीलिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं भाई? फॉर एग्जांपल O2F, Na पॉजिटिव और मैग्नीशियम, सो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 10 है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आया भाई। ठीक है, तो रेडाई क्या होगी भाई? डिफरेंट होगी, क्योंकि डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर चार्ज री क्या होता है, ये पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। ओके, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? टेंडेंसी, डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है भाई? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि उसकी टेंडेंसी कितनी है कि वो लूज इलेक्ट्रॉन करेगा या वो गेन करेगा। तो भाई अब फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या है? वो ईजिली लूज नहीं करेगा, ठीक है, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तो बस इस ऐसे आप रिलेट करके पढ़ो तो ऑब्वियसली आपको समझ आएगा। तो इसमें जो मेन था हम कर चुके हैं। सील्डिंग और स्क्रीनिंग ये इफेक्ट होते हैं भाई, कि जो न्यूक्लियस है हमारा वो कितना, अगर उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, और नंबर ऑफ सेल्स कम है, इलेक्ट्रॉन सेम सब सेल में जा रहे हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सील्ड करके रखेगा। बस यही है। तो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मोस्टली जो चीज़ें हैं वो कवर कर चुके हैं हम, और जो कुछ नहीं है वो एक सेकंड पार्ट आ जाएगा जिसमें हम रिवीजन करेंगे, तो आप वो एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है ये सारा हम एक सेकंड वीडियो बना देंगे छोटी सी, उसमें कवर कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी लेंथी होती जा रही है और मेरे को इतनी लेंथी अच्छी नहीं लगती भाई, सॉरी फॉर दैट। ओके, अब ये आप एक बार रिवाइज़ करना खुद भी। आप खुद रिवाइज़ करोगे ना एनसीईआरटी से, तो आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे भाई। खुद रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, कहीं से भी पढ़ लो, खुद रिवीजन नहीं कर रहे, कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहे, क्वेश्चंस कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे। क्वेश्चंस की सीरीज़ भी जल्दी आएगी केवीएस के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर करते रहना भाई। शेयर करोगे तो मोटिवेशन मिलता है और वीडियो ऑब्वियसली प्रोवाइड की जाती है। और सेकंड पार्ट हर एक वीडियो का आएगा, जो जो टॉपिक्स मैंने छोड़े हैं वो हर एक वीडियोस के मैं कवर कराऊंगी, लेकिन मेरे को शेयर और सब्सक्राइबर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।